Hey guys, welcome back to your favorite YouTube channel. My name is Shivam and you are watching my educational support. So guys, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नया सीरीज़ क्लास 8th की, जहां पर हम लोग क्लास 8th के साइंस के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपके कोई पहचान में अगर आपके बच्चे या फिर कोई भी क्लास 8th में पढ़ता हो तो आप इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं उन्हें, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर एजुकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसका मैनेजमेंट, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, क्या होता है प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर पर जाते हैं समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ ए फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शावल, प्लाउ एटसेट्रा इन द फील्ड। गाइज, उनके जो अंकल होते हैं वो एक फार्मर होते हैं और वहाँ पे उन्हें क्या देखने को मिलता है, सीकल, शावल, प्लाउ एटसेट्रा, खुरपी वगैरह, आपको कुदाल, खुरपी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको पता था इन सब के बारे में, ये सब क्या होते हैं, प्लाव क्या होता है, शावल क्या होता है, खुरपी क्या होता है। यू हैव लर्न ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड फॉर देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि कैसे ग्रीन प्लांट अपने फूड बनाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पर प्लांट्स अपने खुद फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। गाइस, जानवर और इंसान अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ओके तो वो उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, किस तरीके से फूड मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट द फूड। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि फूड की ज़रूरत क्या है, क्या बिना फूड के हम लोग नहीं रह सकते। You already know that the energy from food is utilized by microorganisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. Guys, आपको पता होगा कि फूड की ज़रूरत हमें पड़ती है एनर्जी के लिए, ताकि हमारे बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, जैसे कि डाइजेशन हो गया, खाने को पचाने का प्रोसेस, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और बोथ। गाइज, हमें अपना फूड प्लांट्स, एनिमल्स या फिर इन दोनों को मिलाकर मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। गाइज, फूड की ज़रूरत हर किसी को है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतनी ज़्यादा लोगों के लिए फूड की ज़रूरत कहाँ से पूरी हो सकती है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हो। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब कि अगर इन सबको फूड देना है, जितने भी लोग हैं, तो बहुत मात्रा में फूड का उत्पादन करना पड़ेगा, बहुत ही मात्रा में फूड हमें पैदा करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। गाइज, इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, उत्पादन से ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उत्पादन से ही हम सबको सफिशिएंट सप्लाई नहीं कर सकते फूड का, इसलिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है कि किसको कहाँ और कब फूड मिलना चाहिए और वो कहाँ रखा जाएगा, स्टोर कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से हमको समझनी पड़ेंगी, तभी हम जितने भी लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर को अभी यहाँ से बिगिन करते हैं। ये तो था इसका इंट्रो पार्ट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. गाइस, क्रॉप क्या होता है? जब किसी एक टाइप का प्लांट हम बहुत लार्ज स्केल में कल्टिवेट करते हैं, उसको कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। गाइज, वीट का क्रॉप मतलब कि जो भी प्लांट्स हैं एक फील्ड में वो सारे के सारे वीट के होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो वीट का क्रॉप है। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। गाइज, आपको बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पता होगा, चाहे वो सीरियल्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, दाल हो, कोई फल हो या कोई सब्जियां आप अपने आसपास देख सकते हो, आपको पता ही होगा, ये बात मुझे भी पता है। आगे क्या है? सो दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। गाइज, इन सबको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग सीजन, जैसे कि विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया और अलग अलग ऑटम सीजन हो गया। तो इन सब के बेसिस पर हमारे यहाँ अलग अलग क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, अलग अलग वेजिटेबल होते हैं। आपको पता होगा गोभी, पत्ता गोभी तो आप सबको पता होगा,
ये ठंडी में ही अक्सर मिलती है, गर्मियों में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो गर्मी के टाइम पे होता ही नहीं, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता। सो हमारे इंडिया में अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट ग्रो करते हैं। अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is rich variety of crop grown in different part of the country. कैसे अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, वाटरफॉल, रेनफॉल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग क्रॉप ग्रो करने पड़ते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। गाइज इतना ज़्यादा वेरिएशन होने के बाद भी हमारे यहाँ बेसिकली 2 टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। तो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। सो गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। गाइज जो भी क्रॉप हम बरसात के मौसम में लगाते हैं, जो रेनी सीजन में प्लांट किए जाते हैं, ओके, जो सोन किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। गाइस जो प्लांट जून टू सितंबर के बीच में ग्रो किए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, पैडी, कॉटन एटसेट्रा आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। हम इन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। गाइस रबी क्रॉप्स वहीं जो भी क्रॉप ठंडी के टाइम पर विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं रबी क्रॉप। द टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। गाइस इनका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर से मार्च के बीच में ये पैदा होते हैं। अक्टूबर में इनको बोया जाता है और मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इनका एग्जाम्पल्स क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, गेहूँ, मक्का, मटर, मस्टर्ड, सरसों एटसेट्रा। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. गाइस इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स होते हैं और कुछ पल्सेस होते हैं जिन्हें हम गर्मी के टाइम पर ग्रो करते हैं। ओके, सो अब पढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? अच्छा क्वेश्चन है कि पैडी को हम लोग विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर सकते। गाइस अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ओके, रेनी सीजन में ग्रो करने का वजह यही है कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। चावल को, आपको राइस पता होगा ना, कि बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज करता है। अगर आप इसका प्लांट देखे होंगे राइस को तो आपको पता होगा वहाँ हमेशा पानी रहता है। तो इसे विंटर में या फिर समर में ग्रो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल पानी नहीं आता, रेनफॉल नहीं होता उस टाइम। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाई फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। गाइस कल्टिवेशन में बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं एक फार्मर को किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. गाइस आपको पता होगा कि जब आप कोई भी गार्डनिंग करते हो या फिर कुछ प्लांट्स लगाते हो, कोई फूल लगाते हो, तो आप अगर खुद कोई फूल लगाए होगे, कोई पौधा लगाए होगे तो आपको पता होगा उसको बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो फार्मर्स होते हैं उन्हें भी बहुत देखभाल करनी पड़ती है अपने क्रॉप की, क्योंकि बिना देखभाल के वो या फिर कीड़े खा जाएंगे या फिर वो ख़राब हो जाएंगे। ओके, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। गाइस इन्हीं काम को, इन्हीं एग्रीकल्चरल टास्क को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, इनमें क्या क्या आता है? लेट्स सी। These activities are listed below. Preparation of soil. Guys सबसे पहला important topic preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage. ये 7 मेजर प्रैक्टिसेस है जो कि इन्वॉल्व होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सो पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है और ये क्या होता है? द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। गाइस किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो पहला स्टेप होता है कि सॉइल उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। गाइस आपने खेत जोतते हुए देखा होगा, मतलब कि आपने उसको प्लाव करते हुए देखा होगा, जहाँ पर कि ट्रैक्टर से हम लोग प्लाव करते हैं, मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं ताकि हम उसमें कोई भी सीड प्लांट कर सकें। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। गाइज इसकी मदद से जो भी रूट्स होते हैं प्लांट के वो अंदर सॉइल तक चले जाते हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल।
गाइज जो सॉइल अगर लूज है ना, ये रूट्स को एयर सप्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब उन्हें सांस लेने, उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। वहीं अगर मिट्टी हार्ड होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, लूज नहीं होगी, टाइट होगी, तो क्या होगा, जो रूट्स होंगे प्लांट के ना, वो सांस नहीं ले पाएंगे, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे वो प्लांट डेड हो जाएगा। इसके लिए सॉफ्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल को। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो सॉइल है वो लूज होने के बाद किस तरीके से ब्रीथ कर पाता है। ओके, आप अगर जानते हो इसका आंसर तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। थोड़ा इंटरेक्शन गाइस ज़रूरी है, जहाँ पे मैं आपको कुछ समझाऊँ, जहाँ पे आप कुछ मुझे जवाब दो, कुछ मुझसे पूछो। ओके, सो आप चाहो तो इंटरेक्शन बना सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं आपके हर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कौन क्या पूछ रहा है, कौन कितना एक्टिव है। सो आगे पढ़ते हैं। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ कि क्या आपने अर्थवॉर्म देखा है अपनी आंखों से? सो अगर आपने देखा तो ज़रूर से मुझे बताओ। एंड जो लूज सॉइल होता है ना, वो अर्थवॉर्म को और माइक्रोब्स को, छोटे छोटे माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज को हेल्प करता है उस मिट्टी के अंदर पैदा होने पे। अब इनका काम क्या है, ये करते क्या है, ये जो माइक्रोब्स हैं या फिर जो अर्थवॉर्म क्या करते हैं? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द लूजेंट सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। गाइस करते क्या है कि ये ह्यूमस ऐड करते हैं उसमें और इन्हें फर्टिलाइज करते हैं। You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some other living organisms. In addition, dead plant and animal are get composed by soil organisms. गाइस आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में कि जो सॉइल होता है उसमें अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है, एयर प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, और ताकि जो डेड प्लांट और डिकम्पोज प्लांट है उनसे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड एनिमल्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। गाइस इस प्रोसेस के थ्रू, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो डेड या मरे हुए प्लांट्स होते हैं या फिर मरे हुए एनिमल्स होते हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फिर से सॉइल के अंदर। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फिर से जो एक प्लांट ग्रो करता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, since only a few centimeter of the top layer of soil support plant growth, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Guys जो हम सॉइल लूज करते हैं उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ऊपर वाले लेयर पर आ जाता है, ताकि जो हमारा जो प्लांट है ना वो ईजिली उसे एब्जॉर्व कर सके, ईजिली उस न्यूट्रिएंट को यूज़ कर सके। Thus turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. गाइज इसलिए टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। एंड द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। ओके गाइज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लाविंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। हम प्लाव का यूज़ करते हैं। मॉडर्न टाइम में फार्मर्स ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। प्लाव इज मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। गाइस आपको पता होगा कि जब मिट्टी बहुत हार्ड होती है थोड़ा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद कुछ टाइम छोड़ देते हैं, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जब लूज़ हो जाती है मिट्टी उसके बाद उसमें प्लाविंग की जाती है, उसके बाद उसकी जुताई की जाती है। द प्लाउड फील्ड में हैव ए बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। गाइस इस जो हम जुते हुए खेत में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हो सकते हैं, तो उन्हें तोड़ना ज़रूरी होता है जिससे वो पूरा मिक्स हो जाए, मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी एक साथ मिक्स हो जाए। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद ए प्लैंक। हम प्लैंक की मदद से इसको ब्रेक करते हैं। इस मिट्टी का जो ढेर होता है, गट्ठर होता है, उसे हम ब्रेक करते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। द फील्ड इज लेवल्ड। गाइज आपको पता होगा कि हम जोतने के बाद फील्ड को लेवल करते हैं, एक लेवल पर लाते हैं ताकि जो सप्लाई है वाटर की एक लेवल में हर प्लांट को प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। ओके, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। गाइज लेवलर की हेल्प लेते हैं हम लेवलिंग करने के लिए। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। गाइज हम लोग टिलिंग के पहले मैन्योर भी ऐड करते हैं। कभी कभी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, मैन्योर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोविंग। गाइज हम प्लांट लगाने से पहले या बीज डालने से पहले, सीड डालने से पहले हम वाटर से उसको भिगो देते हैं मिट्टी को, या फिर क्या करते हैं, द सॉइल इज वाटर्ड, हम उसमें पानी डाल देते हैं ताकि जो सीड है वो प्रॉपर ग्रो कर सके। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। गाइस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स अगला टॉपिक है हमारा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स।
Before sowing the seed, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yields. जैसा कि हमने बताया कि सॉइल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, सेम उसी साइज़ का होना चाहिए सॉइल भी आपके सीड के साइज़ का, ताकि एक दूसरे में वो प्रॉपर मिक्स हो सके. This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. गाइस कल्टीवेटर की मदद से हम लोग कल्टीवेट करते हैं या फिर प्लाउ करते हैं अपने सॉइल को. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. गाइस हम लोग इसी मेथड से हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. क्या करने के लिए? फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, क्रॉप को रिमूव करने के लिए, क्रॉप को ऐड करने के लिए, या फिर कोई भी जो उसमें खरपतवार या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो हार्मफुल प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उन्हें सॉइल से रिमूव करने के लिए. This implement is made of wood and is drawn by pair of bull or other animals. गाइस आप देख सकते हैं ये इस तरीके से प्लाव है. यहाँ पे 2 बैल लगे हुए होते हैं. हालांकि ये पुराना मेथड हो चुका है, अब ट्रैक्टर लोग यूज़ करते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल इसी की बात की जा रही है, तो हम इसी को पढ़ेंगे. आपको नहीं पता, अगर आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा तो आप देख लो, इस पिक्चर में आपको समझाता हूँ. ये एक प्लावर होता है, ठीक है. प्लावर लगा हुआ था, फार्मर पीछे से बैल को धक्का लगाता रहता है और बैल इस प्लावर को खींचते हैं और इसके मदद से मिट्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लावर मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है और जैसे जैसे बैल जाते जाते तो ये मिट्टी को निकालता जाता है, मिट्टी को खो देता जाता है, जिससे एक लेवल में सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओके, इट कंसेन्स ए स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप पर प्लाव शेयर. यहाँ पे प्लाव शेयर भी लगा होता है जो कि मिट्टी के अंदर जाता है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया. उसके बाद प्लाव शाफ्ट भी होता है, एक हैंडल भी होता है. देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बल्क्स नेक. वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाव. गाइस ये सारे प्रोसेस को ही बताया है कि इनके नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर लगा हुआ होता है ये प्लावर, और किस तरीके से ये खींचते हैं बैल, इन्हीं के बारे में बताया गया है, और एक आदमी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है. द इंडिजिनियस वुडन प्लाउ इज इंक्रेडिबली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउ डेज. गाइस जो ये वुडन प्लाउ है ना, आज इसे हम रिप्लेस कर चुके हैं आयरन प्लाउ से, और आज के टाइम पे बैल को यूज़ नहीं करता. आज हर कोई ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, अलग अलग मशीनरी का यूज़ करते हैं. तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताया गया है, आपको जानना भी ज़रूरी है. होय क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स and for losing the soil. It has a long rod of wood, iron, a strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end works like a blade. It is pulled by animals. Guys सेम जहाँ पे हम लोग ने ये देखा, यहाँ पे एक प्लावर है, सेम यहाँ पे एक क्या होता है, आयरन का होता है हो, जिसे होय बोलते हैं. इसकी मदद से हम वीड्स को, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटे छोटे घास है, बेसिकली हम उसे हटाते हैं. अब बात आती है कल्टीवेटर की. अब ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के अब जो मॉडर्न मेथड है उसके बारे में देखते हैं. कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. अब ये गाइस जो पीछे देख रहे हो ये कल्टीवेटर है. ओके, ये पार्ट जो है कल्टीवेटर है और ट्रैक्टर से खींचता रहता है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. गाइस इसकी मदद से जो हमारे लेबर है वो भी बच जाते हैं, मेहनत कम लगती है और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लावर आप देख सकते हो ट्रैक्टर में पीछे लगे हुए हैं. उसके बाद अगला प्रोसेस आता है सोविंग. सोविंग मतलब कि छिड़काव करना या फिर जो सीड है उसे बोना खेत में, उसे कैसे करते हैं. सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. गाइस जो सोविंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड. गाइस उसके पहले हम सोविंग करें, उस बीज को डालें, ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छा सीड लें ताकि उससे हमारे जो गेन है, जो प्लांट निकले वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे आएँ. ओके, गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड टू गुड वेराइटी ऑफ ए गुड वेराइटी. फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच हैव अ हाई यील्ड. फार्मर्स वही सीड को प्रीफर करते हैं जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. उसके बाद गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी 1.1. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम. गाइस आपको एक ग्लास में पानी लेना है, पानी के अंदर व्हीट का क्रॉप डालना है, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद वेट करना है, देखना अब क्या होगा. अगर आप ये करते हैं एक्टिविटी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होता है इससे. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या कुछ सीड्स जो हैं वो वाटर पर ऊपर फ्लो करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. गाइस क्या वो कुछ हल्के हैं जो डूब चुके हैं उनसे, मतलब बेसिकली कि जो आपने क्रॉप लिया हुआ है जो वीट का, वो पूरा डूब जाता है या फिर वो तैरने लगता है पानी पे, इसके बारे में आपको बताना है.
डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस आर लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। गाइस अगर आपका सीड फ्लोट करने लग रहा है तो समझ लो कि अंदर से वो डैमेज है और वो हल्का है, जो कि कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकता। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्लोट करने लगे वाटर के ऊपर, वो सीड अंदर से हल्का हो चुका है, या फिर कहें तो वो कोई भी नया प्लांट नहीं बना सकता। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। गाइज ये प्रोसेस बहुत ही आसान है किसी भी हेल्दी सीड को सेपरेट करने के लिए डैमेज सीड से। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। गाइज उसके पहले कि हम सीड को सोविंग करें, तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कैसे सोविंग करना है। ट्रेडिशनल टूल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फनल शेप्ड है, जहाँ पे ये मैन इसमें सीड डाल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे सीड अंदर जा रही है और यहाँ पे प्लाविंग होते रह रही है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम लोग सोविंग करते थे, या आपके दादा परदादा उनके भी दादा इस मेथड से क्रॉप को ग्रो करते थे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, दीज एंड पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। गाइज इन्हीं की मदद से हम लोग करते क्या है कि सीड इसमें डालते हैं, सीड धीरे धीरे नीचे आता है और यहाँ पे सॉइल में चला जाता है। ओके सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने 4 पेजेस आज पढ़ लिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइज मिलते हैं एक अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।